हेलो दोस्तों, ढेर सारे स्टूडेंट का कॉल्स आया और कमेंट भी आया, व्हाट्सएप भी आया कि सर टीचर वर्ग 3 का जो एमपी में एमपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर कुछ वीडियो बनाइए। जैसे कि हमने भूगोल का वीडियो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज को देख के बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि एमपी टेट वर्ग 3 को ध्यान में रखकर कोई वीडियो बनाया जाए और उसको हम समझने का प्रयास करें। दोस्तों, तो आज हम एमपी टेट वर्ग 3 के हिसाब से एक रणनीति समझेंगे कि ये एग्ज़ाम स्टूडेंट में क्या देखना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, एग्जामिनर का इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आपको किस तराजू में तोलना चाह रहा है, वो क्या जानता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपका मूल्यांकन वो इस आधार पर करना चाहेगा कि आप प्राइमरी स्तर के बच्चों को कितना अच्छे से टीच कर पाते हैं। मतलब ये हुआ कि उसका जो भी क्वेश्चन पेपर और डिजाइन होगा, क्वेश्चन पेपर में वो आपके मानसिक स्तर को यही जांचना चाहेगा, क्या आप प्राइमरी स्तर के बच्चों को समझा पाने में सक्षम हैं कि नहीं, आपका ज्ञान, आपकी समझ उस स्तर के बच्चों को समझा पाने में सक्षम है कि नहीं। तो हम इस चीज़ को देखते हुए अर्थात ये कहें कि सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे और अपनी एक रणनीति बना के चलेंगे कि किस विषय में कैसे स्कोर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना नंबर हम पा सकें तो हम सिलेक्शन पा जाएं। दोस्तों, एक चीज़ और विशेष रूप से हम बता रहे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो मेरी रणनीति पे होगी, सिलेबस में चर्चा करेंगे, इसके बाद देखते हैं थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगला वीडियो मेरा तभी आएगा इस चैप्टर पे, इस विषय पे, जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में एमपी टेट पढ़ने के उत्सुक हैं, अब जानना चाह रहे हैं, तो ही हम बनाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो वर्तमान में काम करेगी और भविष्य में लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं होगा, इसलिए हम इसको ध्यान में रख के काम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जमींदार वर्ग 3 के हिसाब से कुछ वीडियो बने तो हमें ज़रूर बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तभी हम सोचेंगे बनाने के लिए और उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें, हमें अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे ये एहसास दिलाएं कि आप पढ़ना चाह रहे हैं या मेरा क्लास आपको समझ में आ रहा है, तभी इस पे वाला वीडियो बनाएंगे हम। अन्यथा अपने भूगोल सीरीज को शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यूस करेंगे, वो चलेगा मेरा, कुछ और देखेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो ये स्किप ना हो, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पीवी ने अपने ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन डाल दिया है कि 19 सितंबर से एग्जाम को शुरू करने वाला है। मतलब 19 सितंबर, इसको ये समझ लें, अगर आज के टाइम ड्यूरेशन से लें तो आज चल रहा है 16 मई, इसको राउंड फिगर 19 में समझ लीजिए।
तो पूरा पूरा हम मई छोड़ देते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब जून मई का छोड़े थे उसको वर्क कर रहे हैं, मतलब 4 महीने, 4 मंथ, अर्थात 120 दिन। अपने पास 120 दिन बचता है। और टेट वर्ग 3 की बात करें तो 120 दिन पर्याप्त है। 120 दिन में बहुत अच्छी से तैयारी हो सकती है। अगर हम कहें कि 90 दिन में भी पढ़ लें तो ये गलत नहीं होगा। 90 दिन में भी इसे आराम से पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल धीरे धीरे, एक कैप्सूल की तरह ले, टाइम टू टाइम, तो भी हो जाएगा। और मेरे पास तो 120 दिन आ रहा है। 120 दिन बिल्कुल बहुत पर्याप्त है। दोस्तों, अगर आप सबकी सहमति बनी, कमेंट आए, व्हाट्सएप आए, कॉल आए, तो मैं इसका लाइव क्लास भी शुरू करूंगा। लाइव क्लास भी देंगे एक टाइम पे। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये होगा कि आप नियमित रूप से एक टाइम पे पढ़ेंगे। वैसे अपना वीडियो में होता है, हम कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ये ऑप्शन खत्म होगी। परंतु ये तभी होगा जो आप चाहोगे तब, मेरे चाहने से नहीं होने वाला है, ये बता दे रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी मैं अकड़ू टाइप का हूँ, ये मेरा ह्यूमन नेचर है। मैं सब कुछ मैं ही नहीं करना चाहता, कुछ आपसे करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप करेंगे, आप चाहेंगे, तभी हम इसको दे पाएंगे। अन्यथा ये मेरे नेचर में ही नहीं है, तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ जगह मुझे बताएं, तभी आगे चलेंगे। तो 90 दिन पर्याप्त होता है। मतलब 19 सितंबर शुरू होने वाला है, 19 सितंबर शुरू होने वाला एग्जाम पीवीन बता रहा है, मतलब उससे पहले नहीं होगा, आप उसके बाद ही जाएगा। तो अपने पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, बड़े आराम से किया सकता है और एग्ज़ाम को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अब देखते हैं मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा उठाना है अपने रणनीतिक तौर पर। जो बच्चे यहाँ सिंगोली में रह रहे हैं उसकी बात करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होते हैं, अब एग्ज़ाम अगर हम सिंगोली से रह रहे हैं, सिंगोली में बात करें तो अपने पड़ोस के बच्चे से, अपने गांव के बच्चे से, अपने शहर के बच्चे से मेरा कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन जो इंदौर में बैठ के बड़े बड़े कोचिंगों में, बड़े बड़े लाइब्रेरी में, दोस्तों में ग्रुप स्टडी कर रहा है, उनसे पढ़ने वाले बच्चों से कंपटीशन है मेरा। क्योंकि एग्ज़ाम राज्य स्तर पे हो रहा है, तो राज्य में जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने बच्चे होनहार बच्चे हैं, उनसे कंपटीशन हो रहा है। तो इस जो वर्तमान में लॉकडाउन की घटना आई, कोविड-19 के कारण जो हम स्थिति को झेल रहे हैं, इससे मुझे एक जो एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जो छोटे शहरों से है। उनको एक एग्ज़ाम को पास करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत अच्छा मौका मिला है। समझते हैं कैसे दोस्तों? हम आज की स्थिति बात करें तो एमपी में अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे इंदौर में पढ़ने वाले होते हैं। इंदौर में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़ा बड़ा हब है, बच्चों का ग्रुप समूह बड़ा हुआ है, वहाँ पढ़ते हैं। और आज के समय इंदौर टोटली लॉक है, टोटली लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो युद्ध था वो आज नहीं है, वो आज युद्ध नहीं है। मतलब उनके पढ़ने का स्टैंडर्ड था जो डिक्रीज हुआ है। हम छोटे शहर वाले हैं, हम छोटे शहर वाले पहले भी कम पढ़ते थे, आज भी कम पढ़ रहे हैं, परंतु आज ऐसा हमें नहीं करना है। थोड़ी सी हल्का सा अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेना है।
तो उनको हम बीट कर लेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है। पहले तो कुछ वहाँ फंस गए हैं तो बोर हो रहे हैं, कुछ भाग भाग के घर आ रहे हैं तो उनका शेड्यूल डिस्टर्बेंस हो रहा है, और हम छोटे शहर वाले हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं हैं, तो हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये मुझे बेनिफिट के तौर पर लेना चाहिए, और ये भरोसा भी नहीं है कि कब तक मैं इंदौर जैसे शहर में खुल पाएगा, सेटल हो पाएंगे, तब तक मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा और हम थोड़ा सा मेहनत करें, पास हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, और आज या अभी से आप जग जाइए और ढंग से रणनीति बनाइए। हमारे साथ जुड़िए, जो ऑफलाइन में जुड़ना चाह रहा हो ऑफलाइन में जुड़े, ऑनलाइन जुड़ना चाह रहा है ऑनलाइन जुड़े। हम आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे और अच्छा लेके चलेंगे। दोस्तों, थोड़ी सी भरोसा और थोड़ी सी एनर्जी लाइए, सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा सा हमारे साथ आइए। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, अपने मुख्य विषय पर आते हैं, जिसके लिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इनमें बात करें तो 5 विषय है जिससे हम मानते हैं। पहला, पर्यावरण। नंबर 2, हिंदी। नंबर 3, अंग्रेजी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ने अंग्रेजी की जगह पर संस्कृत लेकर रखा है। चौथा बात करें, गणित। 5वां बात करें, बाल विकास। बाल विकास टोटल में आके दोस्तों होता है 30 इसमें से है, 30 इसमें से है, 30 यहाँ से है, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से। अब देखते हैं, हम एक रणनीति तो समझते हैं कहाँ से क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण इन सब में सबसे ब्रॉड है, इसे हम बड़ा आसानी से लेते हैं, बड़ा झटके में लेते हैं पर्यावरण को, परंतु ऐसा नहीं है। इसकी उलझने थोड़ा कठिन है, इसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु बहुत मुश्किल नहीं है, इसे आप आसानी से समझ लेंगे। देखते हैं कैसे समझेंगे। पहले टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों, इसको अगर हम अच्छे से समझें, हमारे साथ जुड़ें, तो इसमें आप 25 नंबर स्कोर कर लेंगे बड़े आराम से। हिंदी में जो अच्छे हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, जो शिशु मंदिर वगैरह से रहे हैं या और अच्छे पढ़े हैं, वो 25 से 27 इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। अंग्रेजी की बात करें, संस्कृत की बात करें, इसमें थोड़ी सी पेचीदा है भी नहीं, परंतु ये चीज़ें हैं जो हम हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी का ज़्यादा प्रभाव है, अंग्रेजी से थोड़ी सी डर लगती है बस। परंतु अगर ग्रामेटिकल देखें तो हिंदी से ज़्यादा आसान है अंग्रेजी, फिर भी लोग डरते जरूर है। इसका रणनीति हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, या संस्कृत बता देना रणनीति कैसे पढ़ना है। तो इसमें भी अगर हम थोड़ा सा हल्का सा हम जो बताएं उस हिसाब से करें तो बड़े आराम से 23 से 24 नंबर आप ले आएंगे। दोस्तों, गणित की बात करें, इसमें अगर थोड़ा मेहनत करें, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका 28 से 29 नंबर आ सकता है। इसमें बात करें, इसमें भी 25 हम मान लेते हैं। दोस्तों, अगर पूरा बात करें हम तो यहाँ मानते हैं 25, यहाँ मान लें 26, यहाँ मान लें 23, यहाँ मान लें 28, यहाँ मान लें 25। कितना हुआ? 8 5 13, 13 3 16, 16 6 22, 5 27। किस साथ हाथ क्या आया? 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 127। दोस्तों, 125 प्लस अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्शन है। 120 में भी सिलेक्शन के कगार पे होंगे आप। 125 अगर ला रहे हैं आप तो निश्चित इस पद के लायक आप हैं आप।
तो ये बड़ी आसानी से यहाँ तक आप क्लिक कर सकते हैं। ये रणनीति देख चलें, हम इसी को आधार मान के अपनी तैयारी करेंगे। अब एक एक चैप्टर पे हम एक एक सब्जेक्ट पर डिसाइड आज डिस्कशन करेंगे कि किसको कैसे अध्ययन किया जाए कि कहाँ तक हम पहुँच सकें, बड़े बारीक से लेके चलेंगे। ठीक, जहाँ जरूरत पड़े आप इसको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा या अपने नोटबुक में ऐड करते जाइएगा, ताकि बाद में समझने की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक ना, दोस्तों पर्यावरण छोड़ते हैं, अभी पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं गणित की। दोस्तों गणित नाम सुन के जो कॉमर्स या कला या विज्ञान में जो बायोलॉजी तरफ से विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, वो डर जाते हैं, गणित सुन के डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें, अपनी बात करें तो गणित बहुत आसान विषय है। सबसे ज़्यादा अच्छा इसको इसी पार्ट से लाया जा सकता है, इससे ज़्यादा आसान कोई इसमें है ही नहीं। बस थोड़ा सा हल्का सा आपको मानसिक रूप से मजबूती बनाना है। क्यों दोस्तों, जो विद्यार्थी, हम उनकी बात कर रहे हैं जो गणित पृष्ठभूमि से नहीं हैं, जो सामान्यतः आर्ट के विद्यार्थी हैं, जिनका गणित से दूर दूर तक पढ़ा नहीं पड़ा है, गणित नाम सुन के डर लगता है, उनकी बात कर रहे हैं। दोस्तों डरना बिल्कुल है ही नहीं, समझते कैसे, हम भी एक आर्ट के विद्यार्थी रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता। बस थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ानी है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना है कि हमें गणित पढ़नी है। हमें गणित दोस्तों पढ़नी ही नहीं है, गणित नहीं पढ़नी है, गणित का विषय ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अगर ये बोला जाए अंक गणित है, वो भी प्राथमिक स्तर का, प्राथमिक अंक गणित है। ठीक, प्राथमिक मतलब प्राथमिक स्तर का, जो बिल्कुल बॉटम स्तर का है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। गणित नाम का है, ये गणित नाम के डरिएगा मत, ये डराने के लिए है। हमें गणित की बात करें तो पढ़ना है, गिनती पढ़नी है 1 से 100 तक, पहाड़ा पढ़ना है, संख्या पहचानने पढ़ना है, 1 2 3 4 5 क्या होती है, स्थानीय मान, जाति मान, जोड़ना पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा भाग पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, एकदम क्लास 2 3 का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। क्यों? क्योंकि पढ़ाना भी वही है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मिले, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में, बहुत जगहों में गणित का बाकायदे पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट पढ़ रहे, ब्याज पढ़ रहे हैं, मिश्रण पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, उसको आप कितना भी पढ़ के महारथी हो जाएं, आप गणित नंबर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में वो आएगा ही नहीं ना। हमें एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ना है। अगर आपको गणित पढ़ना है, आइए मेरे क्लास में, हम पढ़ाएंगे आपको। दीजिए बैंक पीओ, SSC सीजीएल दीजिए, उसके लिए पढ़ना जगह में, यहाँ नहीं, यहाँ हमको प्राथमिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। अगर हम सोर्स की बात करें, क्या होगा, एक लूसेंट की एक बुक आती है, प्राथमिक अंकगणित, प्राथमिक अंकगणित। हल्का नीला में इसका कवर होता है, हरा टाइप का, छोटी सी बुक है, उसको खरीदिए, उससे पढ़िए। इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें दिया हुआ है जो मुझे सिलेबस में चाहिए, उसके हिसाब से पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें, तभी मुझे सफलता मिलेगी। हम मैथ में, गणित में कितने बड़े कॉन्सेप्ट के पढ़ें, उसे कोई सफलता नहीं होने वाली बात है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ाएंगे, इसको बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। ठीक, इसकी बात करें मैथ में, मतलब ये है कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको अपने मन से हटा देना है कि मुझे गणित पढ़नी है। आर्ट के विद्यार्थी गणित पढ़ने सुन के डरते हैं, उस डर को निकालने का तरीका ही है, सबसे पहले मान लीजिए गणित पढ़नी ही नहीं है, प्राथमिक अंक गणित पढ़नी है।
अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो आप अपने घर में कोई छोटा भाई बहन हो, 2-3 में पढ़ता हो, उसके नोटबुक, उसके बुक को उठाइए, टेक्स्ट बुक उठाइए, उस बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए उसमें क्या दे रहा है। 2 अंकों का गुणा, 2 अंकों का भाग, प्राथमिक संख्या, द्वितीय संख्या, ये चीज़ पढ़नी है। संख्या पहचाननी पड़ी है, संख्या स्थानीय मान पढ़ना है, वास्तविक मान पढ़ना है, इकाई दहाई हम जोड़ पाते हैं, जोड़ पाते हैं, भाग मुझे आता है नहीं आता है, गुणा करने का तरीका मुझे आता नहीं आता है, ये पढ़ना दोस्तों। मुझे बीएससी मैथ का क्लास नहीं पढ़ानी है, मुझे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को मैथ बताना है, गणित बतानी है। मतलब उन्हें अंकों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें अंक पहचानने आना चाहिए। अगर मुझे हम अंक पहचानने बताना है तो मुझे पहचानने आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हम मोटे तौर पे कहें तो सबसे आसान सा पार्ट इसमें से गणित ही है। सबसे अच्छा नंबर गणित से उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम का गणित है और गणित है ही नहीं है। इन अंकों का पहचान है, हमें अंक पहचानने आ रहा है नहीं आ रहा है। जो सिंबल्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इसे क्या बोलेंगे? घटाना बोलेंगे। ये जोड़ जानता है नहीं जानते हैं, ये बड़ा छोटा ऐसे होता है ना, गेटर दिन लेते हैं, ये जानते हैं नहीं जानते हैं। हमें इसको समझना है, भाग समझना है, गुणा समझना है, न कि गणित का मुझे एक क्वेश्चन हल करना है, अवकलन समाकलन हल करना, वो नहीं करना है, नहीं थ्योरम हल करना है। मुझे बिल्कुल बेसिक चीज़ जाननी है। तो इसे हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान से पढ़ लेंगे। तो पहला डर भगाइए आप कि गणित मुझे पढ़ना है। ऐसा डर भग जाएगा तो डेफिनेटली आप तैयार हो जाएंगे पढ़ने के लिए। उससे पहले लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, डरते हैं गणित के नाम से। तो सबसे पहले गणित नहीं पढ़ना है, मुझे प्राथमिक अंकगणित पढ़नी है। अंकों को पढ़ना है, अंकों को पहचानना है, उससे रूबरू होना है, उसे पहचानना है। दोस्तों हम एक दावे के साथ कह सकते हैं आपको, कितना भी कैसा कमजोर विद्यार्थी हो, किसी भी बैकग्राउंड को, आर्ट से पढ़ा हो, धक्का ब्रेड पास हुआ हो, मैथ में उसका हमेशा उसका पासिंग में पाया हो, फिर भी अगर उससे मैं पूछूं कि 2 + 2 = 2, तो सब बताओगे 4, निश्चित रूप से बताओगे 4। मतलब 2 में 2 जोड़ दें कितना परिणाम होगा, सब लोग बताएंगे 4। पता है क्यों? इसके पीछे असली वजह यही है कि हम इसको गणित नहीं मानते हैं, इसको अंकों का खेल मानते हैं। और यही यहाँ पूछेगा, यही यहाँ पूछेगा, इसलिए इसे हम कर लेंगे। अगर आप 2 + 2 4 बता रहे हैं, 2 + 2 4 बता रहे हैं, 2 में 2 जोड़ दें, तो मतलब आपको प्राथमिक अंकगणित आ रही है। अगर प्राथमिक अंकगणित आ रही है तो हम इसे कर लेंगे। बस जरूरत इसी बात की है कि मन से आपको डर भगाना है, मुझे गणित पढ़नी है, बस इसमें इतने ही जरूरी है। बाकी हम क्लास में पढ़ लेंगे गणित की बात करें तो। दूसरी बात, इसको जो 2 पार्ट में है, गणित भी 2 पार्ट में है। पहला तो जो हम अंकों का खेल बता रहे हैं, प्राथमिक अंकगणित है, अंकगणित है। दूसरा एक है पैटागोजी। दोस्तों एक शब्द था पैटागोजी। इस पैटागोजी को हमें बहुत बारीक अध्ययन करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी पैटागोजी है क्या, पैटागोजी का मतलब क्या है। पैटागोजी सामान्यतः वो चीज़ है कि बच्चे कैसे सीखेंगे। छोटे बच्चे, 1 का बच्चा है, वो सीखेगा कैसे। एक कंडीशनल बात करते हैं हम कि आप 1 की क्लास में गणित पढ़ाने को, अंकगणित पढ़ाने को आपको दे दिया गया, और एक बच्चा है, थोड़ा बदमाश बच्चा है, बदमाश नहीं कहेंगे, अच्छा शब्द नहीं है, तेज बच्चा है। कुछ बच्चे तेज होते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत हरकतें करते हैं, शांत नहीं रहते हैं, चंचलपन रहता है, कुछ कर रहे हैं वो बात सुन ही नहीं रहा है, बात समझ नहीं रहा है, उसे आपको अंक पढ़ाना है, उसे समझ में आ नहीं रहा है। अब उसे आप कैसे पढ़ाओगे? गणित पढ़ाना है तो
आपको उस बच्चे को समझा पाने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या होगी? जो सबसे उत्तम तरीका होगी वही पेडागोजी है। इसी उत्तम तरीके को समझाना है, समझना है और बताना है, यही मेरी पेडागोजी है। मतलब ढेर सारे तरीके हैं पढ़ाने को, उन तरीकों में अच्छी तरीका जिसे हम समझा सकें, ये पेडागोजी है। एक गणित की क्लास पढ़ाना है तो उस क्लास में आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे को गणित अच्छे समझ में आए, एक गणित का पेडागोजी है। जैसे कोई बच्चा, उसे गिनती तो आ रही है पर जोड़ नहीं आ रहा है, समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई छोटा सा बच्चा है, उसे गिनती आ रही है, वो गिन ले रहा है परंतु जोड़ नहीं समझ पा रहा है, उसे आपको जोड़ समझाना है। कैसे जोड़ समझाएंगे, ये उसका पेडागोजी होगा। हम बताते हैं एक समान तरीका। आप टॉफी ले लीजिए, चॉकलेट, 10 चॉकलेट ले लीजिए, उससे पहले 3 चॉकलेट दीजिए, बोले बेटा इसको काउंट करो कितना है, तो उसे गिनती आ रही है ना, 1 2 3 गिन लेगा, गिन लिया। और ये 5 और दीजिए, बोले 3 अलग रखो, इससे अलग रख लेगा, और 5 अलग रखो, इन 5 काउंट करो, वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया। अब बोले ये पहले पार्ट में कितना था 3, दूसरे पार्ट में कितना था 5, और उसे पूरा मिला दीजिए। अब बोले अब पूरा काउंट करो कितना हो बेटा, तो उसे गिनती आ रही है, वो काउंट कर लेगा, अब बताएगा सर इसमें 8 है। उसे जोड़ नहीं आता, गिनती आती है, लेकिन वो सीख गया, बता दिया 8 है। कैसे? सब इकट्ठा कर दिए, तो उसे फिर बताएंगे हम कि 3 अलग था, 5 अलग था, सब मिला के क्या हो गया, जुड़ गया है। जुड़ कितना परिणाम प्राप्त हुआ मेरा 8। ये इसका एक पेडागोजी है, एक गणित नहीं, ये इसका पेडागोजी। हम उसे जोड़ नहीं बताए हैं, ये अपना पेडागोजी का प्रयोग किए हैं। ये है पेडागोजी, गणित का पेडागोजी। कि दोस्तों हम बच्चे को कैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चा गणित को आसानी से समझ सके। हमें इस चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस या इस एग्ज़ाम की महत्वता को समझना है। ये एग्ज़ाम आपसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने लायक बनाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे। मतलब यह होता कि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लायक आपकी बुद्धि, आपकी समझ है कि नहीं है, यही इसका पैरामीटर होगा एग्ज़ाम का। मतलब हमें उस हिसाब से अपने दिमाग के हमेशा इर्द गिर्द ये घुमाना चाहिए कि मुझे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना है गणित में, तो उससे अंक होगा 15 नंबर का, 15 का पेडागोजी। इसको दोस्तों बड़ा टफ समझते हैं लोग, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या करते हैं। हम फटाक से हम गणित क्वेश्चन आए, मैथमेटिशियन बन जाएंगे या एक बहुत बड़े विचारक बन जाएंगे। न मुझे विचारक बनना है, न ही मुझे गणितज्ञ बनना है, मुझे एक सामान्य सा प्राथमिक क्लास का अध्यापक बनना है। आसानी से कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा हमको अपने दिमाग में हमेशा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मैं कौन हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा इसको जान के क्या करेंगे, हम किस लायक बनेंगे, ये विशेष ध्यान होना चाहिए हमें। ये रहा गणित की बात, रणनीति। अब बात करें दोस्तों हिंदी। हिंदी में भी 2 पार्ट है, एक है इसका व्याकरण, दूसरा इसका भी पेडागोजी। व्याकरण में भी बहुत व्याकरण नहीं पढ़नी है हमें, क्योंकि यहाँ भी ध्यान रखना है हमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप व्याकरण में कितना भी परिपूर्ण हो जाइए, अगर छोटे बच्चों नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको नंबर नहीं उठेगा। तो आपको व्याकरण में परिपूर्ण नहीं होना है। आपके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी के बच्चा, 3 के बच्चे में, 4 के बच्चे में अगर बात करेंगे, उसे कितना बताएंगे आप व्याकरण में, क्या जानेगा वो। रस, एक कविता बोलिए आप, बोले बताओ बेटा इसमें कौन सा रस है, कभी नहीं बता पाएगा वो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो।
तो मुझे वो चीज़ बतानी नहीं है उसे, और उसे छोटी छोटी संज्ञा बतानी है, सर्वनाम बतानी है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। बेटा रमेश तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी संज्ञा, ये संज्ञा है, किसी व्यक्ति के नाम संज्ञा हो गई। इतनी छोटी छोटी चीज सर्वनाम बताना है, छोटी छोटी व्याकरण बताना है। दूसरा पार्ट आता है इसी में ही, व्याकरण में ही एक आता है गद्य और पद्य। दोस्तों गद्य और पद्य को लोग बहुत आसानी लेते हैं। गद्य को तो अधिकतर अरे पढ़ के ही क्वेश्चन बताना है, छांट करना है उत्तर ना, छांट लेंगे उत्तर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसे हम लाइटली लिए कि हम छांट लेंगे तो मैं अपने आप को पीछे की ओर जाने का, एग्ज़ाम फेल होने का दरवाज़ा खोल रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर छांट के ही उत्तर लिखना होता तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता क्यों? और इससे दूसरी बात ये हुई, जितने विद्यार्थी पेपर देंगे सबको छांट के लिखना है, सब में छांट लेंगे फिर, ऐसा भी नहीं है। हमें समझ होनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अगर गद्य और पद्य का उत्तर छांटना है तो कोई भी अखबार उठाइए। हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र में अच्छा दैनिक भास्कर चल रहा है, हफ्ते में 3 दिन कम से कम अखबार का अभिव्यक्ति वाला पार्ट उठाइए और बाकायदे रखिए उसको शाम के टाइम, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अखबार कहीं उससे मांगे ना, बिल्कुल फ्री टाइम बैठ के अखबार का अभिव्यक्ति पढ़िए। आप पेन लेके पढ़िए, टिक लगा लगा पढ़िए और मार्क करते जाइए और शब्दों का अर्थ निकालते जाइए और सोचिए ये जो लेखक है ये क्या कहना चाह रहा है, किस व्यक्ति को अच्छा बता रहा है, किस व्यक्ति को बुरा बता रहा है, क्यों अच्छा बता रहा है और क्यों बुरा बता रहा है। इस विषय ध्यान रखिए, तभी हो पाएगा। तब आपकी समझ बढ़ेगी। पद्य की बात करें तो आप 2-3 का टेक्स्ट बुक उठाइए, उस टेक्स्ट बुक से कविता होती, छोटी छोटी कविता होती, मस्त मस्त बहुत मजेदार कहानी कविता होती हैं, उन कविताओं को पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, रीडिंग कीजिए और कुछ नहीं करना है। मतलब हफ्ते में 3 दिन 3 कविता कम से कम पढ़नी है, 3 कविता पढ़नी है और 3 दिन अभिव्यक्ति पढ़ना है। और अभिव्यक्ति को पढ़िए तो उसको समझिए, ये नहीं कि रीडिंग कर लीजिए, समझिए। कविता को पढ़िए थोड़ा सा हल्का सा माइंड को जोड़ देते हुए, शब्द का मतलब क्या है, हल्का हल्का धीरे धीरे रीडिंग करते जाइए, उसका भाव समझने का प्रयास कीजिए। ये करेंगे तो आप जो पैराग्राफ क्वेश्चन होंगे, पैसे क्वेश्चन होंगे, वो निश्चित तौर पर बना लेंगे। इससे कोई पढ़ाई नहीं होती, फिर कोई क्लास नहीं होता, बस समझ होती है अपनी। हम समझ को बताएंगे, डिस्कशन करेंगे बीच में लाके कि आज इस पैसेज में क्या था, उसको बताएंगे हम। इस तरह से पढ़िए, वो वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आए पैडागोजी। पैडागोजी में हिंदी की पैडागोजी, बच्चे हिंदी कैसे सीखते हैं, हिंदी कैसे बोलते हैं, हिंदी भाषा क्या है, इसे बताना है आपको। और इन सब के बीच आपके अंदर इतना जरूर ध्यान रहे कि हम किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के बड़ा व्याख्याता हो गए मेरे क्लास में और व्याख्या देके चले गए, नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? आपको व्याख्याता जानता ही नहीं है। अगर व्याख्याता बना है तो बात एक दीजिए हिंदी से, हिंदी साहित्य से दीजिए, हिंदी लिटरेचर, नहीं, आपको प्राइमरी लोग पढ़ाना चाह रहा है, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये रहेगा पैडागोजी का, हो जाएगा। इसको हम चलेंगे, समझेंगे, जब क्लास शुरू करेंगे ये भी चीज़ हम जरूर समझेंगे। अब बात करें इंग्लिश। हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश समझेंगे। जो संस्कृत डाले हैं वो भी पहले समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान है। ग्रामर में कुछ पूछेगा ही नहीं, 4-5 पूछेगा,
नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एंटोनेम, सिनोनिम, बस यही पूछेगा ग्रामर में, ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। टेंस को तो मामूली टच करेगा, एक आध सेंटेंस बोल देगा फिल इन द ब्लैंक। इसमें मेन पैसे जाएगा, पैसे समझना जरूरी है। पैसे पढ़ने के लिए आप आज से ही किसी 3 या 4th का NCERT इंग्लिश का उठाइए या MP बुक उठा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, 3 या 4 क्लास का हो, उसे बस रीड कीजिए, सिंपल से रीड करते रहिए, सिंपल से रीड कीजिए। उसमें रीड करना है तो कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो मुझे समझ नहीं आएगा, तो गूगल कर लीजिए, उस शब्द का अर्थ निकाल लीजिए, इस शब्द का क्या अर्थ है, और आगे और पीछे शब्दों को जोड़िए और एक समान सी भाषा में टूटी फूटी अंग्रेजी समझने का प्रयास कीजिए, इसका क्या अर्थ हुआ होगा निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा निकाल लेंगे। बस अर्थ यही है, आपको इतना करना पड़ेगा तब निकाल पाएंगे। आप सोचें कि हम पढ़ना शुरू करें समझ आए तो नहीं आने वाला है, ऐसे नहीं आएगा। दूसरी बात, समाचार अंग्रेजी में सुनिए, समाचार अंग्रेजी में सुनिए और अंग्रेजी का पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कीजिए, निश्चित रूप से कर लेंगे। बशर्ते अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कीजिए, बस रीड करना पूछिए और उसको कुछ शब्द से मिलेंगे, बहुत सारे शब्द, लगभग 80% शब्द से हम परिचित होंगे, चाहे भले ही कितने कमजोर विद्यार्थी रहे स्कूल लाइफ में, 80% शब्द से हम परिचित होंगे। हमें 3 या 4 क्लास की बुक पढ़नी है इंग्लिश की। 20% शब्द मिलेंगे मोस्ट ऑफ, जिनसे हम परिचित नहीं होंगे। इन शब्दों को थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, और जैसे गूगल करेंगे हम शब्दों का अर्थ निकाल लेंगे। यही करना है मुझे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए ये एक बुक आपको अधिकतम 20 से 25 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से करके 2-3 बुकें पढ़ लीजिए। यकीन दिलाते हैं आपको कि निश्चित रूप से अच्छा इसको करेंगे इंग्लिश पे। आप खुद अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि हम बहुत बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, पर डे 20 से 30 मिनट समय दीजिए, इस बुक को डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे आप 20 से 25 दिनों में। मतलब अगर 20 से 30 मिनट अगर पर डे पढ़े इंग्लिश और मेरी इंग्लिश अच्छी हो जा रही है तो बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है मेरी थ्योरी में। इतना कर लेना चाहिए, हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। एक बार ट्राई तो कीजिए, आज ही कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ चीज़ सही जा रही है या नहीं, या अपने आप को बताइए, अपने आप को रियलाइज कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, देखिए जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, अंग्रेजी से करिएगा, ये सबसे अंग्रेजी पढ़ लेंगे, इसके जो चीज़ बेसिक बचेगा हम क्लास में कवर कर लेंगे। अब आते हैं बाल विकास। इसमें भी बाल विकास और पैडागॉजी। दोस्तों, बाल विकास बच्चे का विकास, बच्चे के विकास के लिए अनुकूल दशाएं क्या होंगे ये पढ़ना है। बच्चे का विकास कैसे होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक अध्ययन समझेंगे। अपने घर में आप बिल्कुल चले जाइए, कोई छोटा बच्चा हो आपके अड़ोस पड़ोस में, सीखिए, देखिए उस बच्चे की क्रियाकलाप को आप मेजर कीजिए और एक परिणाम निकालिए कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसका विकास कैसे हो रहा है। एक बार विकास, बच्चे के विकास के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाएं चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, यही बाल विकास। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं परिभाषा के, 3 से 4 क्वेश्चन परिभाषा के आते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा भी बहुत आसान है, बहुत है, 3-4 इसमें 4 प्रोफेसर, 4 विद्वानों की परिभाषा आएंगे, 4 में 4 नंबर।
अगर हम इसे एक बार मोटे तौर पर अध्ययन कर लेंगे तो 4 में से 2 बना लेंगे हम, और 2 नहीं बनेंगे। 2 नहीं बनेंगे, उसके पीछे मेहनत भी नहीं करना आपको, उसको जाने दीजिए। 2 मिल गया और वो ले लीजिए, और जो नहीं बना छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। 30 नंबर नहीं चाहिए मुझे, एक तो छोड़ना भी तो है, सब थोड़ी लेना है, जाने दीजिए, किसी को दे दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। लेकिन बाकी जो रहा परिभाषा टाइम ना देखें, प्रैक्टिकल जीवन पे ध्यान देंगे, क्लास में बच्चों के क्रियाकलाप पे ध्यान देंगे। इसमें समान से क्वेश्चन आता है कि 2 बच्चे आपस में लड़ गए क्लास में आपके, और एक बच्चा दूसरे को मार दिया, उसके चेक पे स्वेलिंग आ गई, गाल उसका सूज गया। अब जो जिस पे गाल सूजा वो घर गया, उसके गार्जियन पेरेंट्स आपके कल आके कंप्लेन करने लगे। आप इस घटना को कैसे सुलझाएंगे? दोनों बच्चे में तालमेल कैसे बनाएंगे? दोनों के पेरेंट्स कैसे बनाएंगे? ये बाल विकास। छोटा बच्चा है, क्लासरूम में टॉयलेट कर दिया, आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे। एक बच्चा है, आप सिखाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, सीख ही नहीं पा रहा है, आप क्या करेंगे? ये कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे बाल विकास में। इसको समझना है। मतलब ये है कि एकदम सामान्य सी व्यवहारिक जीवन को अध्ययन करना है। व्यवहारिक जीवन को, हमें बड़ा सा विचारक नहीं बनना है। अगर विचारक बनेंगे दोस्तों हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर आपसे विचारक बनाना नहीं चाह रहा है, आपके व्यवहार को देखना चाह रहा है। यही कारण है दोस्तों कि प्राइमरी लेवल की परीक्षा में ज़्यादातर महिलाएं पास करती हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार को समझती हैं, व्यवहारिक जीवन का अध्ययन करती हैं, इसलिए ज़्यादातर उनका रिजल्ट परिणाम अच्छा होता है। तो महिलाएं जरूर करें, वो महिलाएं पढ़ने प्रयास करें, समझें, जीवन को समझें, एकदम सरलतम रूप। इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है? सामान्य सी समान घटना क्या हो सकती है? बिल्कुल जमीनी स्तर पर क्या सोचना है। ऊपर ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको नीचे से नीचे आना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। यही बाल विकास। इसका भी पटा जी, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, इसके क्वेश्चन पढ़ना है। अब बात करें दोस्तों तो पर्यावरण। हम पर्यावरण सबसे लास्ट में लिख के रखे हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पर्यावरण को समझ नहीं आता पर्यावरण है क्या, इसे पढ़ना है क्या है। दोस्तों पर्यावरण इसको हम बांटें तो मुख्यतः 2 पार्ट में पहले बांटेंगे। एक का पर्यावरण जिसको पढ़ते हैं, एक इसका पैडागोजी, ठीक। और तो ठीक है, पैडागोजी बात करते हैं। इसको हम मोटे तौर बांटते हैं तो एक विज्ञान का रूप लेके चलेंगे, एक सामाजिक विज्ञान। दोनों का मिश्रण रूप पर्यावरण कहलाएगा। यहाँ पे है जो हम पर्यावरण समझ रहे हैं ना कि पर्यावरण कब होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून, कंप्लीट। ग्रीन हाउस प्रभाव समझ लिए, कंप्लीट। कुछ पेड़ों के नाम जान लिए, नहीं, उससे कंप्लीट नहीं होगा मेरा पर्यावरण। ये तो होगा ही वो जो बता रहे हैं, उससे एक बड़ा चैप्टर ये वाला पार्ट है, बड़ा पार्ट ये वाला है। सिलेबस देखिएगा, सिलेबस ध्यान दीजिएगा। ये तो चलिए ठीक है, इसमें बेसिक चीज, इसमें तथ्यात्मक रूप पढ़ेंगे, कोई बड़ी थ्योरी नहीं पढ़नी इसमें। इस वाले पार्ट में कोई थ्योरी नहीं, बहुत तथ्यात्मक पढ़नी है। वायुमंडल में कौन सी गैसें कितने % में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कौन सी होती हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होता है, कितने % वायुमंडल में है, ग्रीन हाउस में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी डाटा के पढ़ेंगे, एकदम छोटी छोटी डाटा को पढ़ेंगे, बहुत मामूली डाटा का। ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमको बाहर करता है एक्चुअल में, जिसको हम पढ़ते ही नहीं हैं, पूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर इस शब्द का से अगर परिचित हुए हम, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो पर्यावरण होता क्या है, सोचिए, एकदम समान सी बात हम सोचिए। दोस्तों पर्यावरण की अगर परिभाषा की बात करें
तो हमारे जहाँ हम निवास कर रहे हैं एकदम बिल्कुल समान सी बात है, देखिए चारों ओर फैला हर चीज़ जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है परंतु है, वो पर्यावरण का पार्ट है। अजीब लगा परिभाषा ना, लेकिन बिल्कुल सही है। जहां हमें देखिए चारों ओर, अगर ये बोर्ड है ना, ये पर्यावरण का पार्ट है। हवा चल रही पर्यावरण का पार्ट है, कुर्सी है तो यही पर्यावरण का पार्ट है। घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, वही पर्यावरण का पार्ट है। सामाजिक गठन पर, सामाजिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखे तो झगड़ा हो रहा है, मम्मी और पापा का झगड़ा हो रहा है, वो भी मुझे प्रभावित करेगा। घर में सुबह नाश्ता क्या बना है, नाश्ते से मुझे एनर्जी मिली, खाने में मज़ा आया नहीं आया, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। सिलेबस में है हमारे। छोटा बच्चा है, वो क्या खेलता है, यही पर्यावरण का पार्ट है। सो के कब उठता है, यही पर्यावरण का पार्ट है। हमारे मित्र कौन होते हैं, यही पर्यावरण का पार्ट है। रिश्ते नाते पड़ोस, यही पर्यावरण का पार्ट है। हमें इसको भी समझना है, और ये चीज़ हम न ध्यान देते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, और हमारा न परीक्षा में आता है उसने पता नहीं क्या पूछा, पर एग्जामिनर बाहर हो जाते हैं, नहीं पढ़ना है। मतलब जो विज्ञान का पार्ट होगा पर्यावरण से, वो तो समझेंगे तथ्यात्मक रूप से कुछ गैसों को समझेंगे, कुछ पेड़ को समझेंगे कि कौन सा पेड़ पर्यावरण के अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, अनुकूल है तो क्यों है, प्रतिकूल होते क्यों है, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे छोटे छोटे डाटाओं पे। ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है आर्ट का। इसमें रिश्ते नाते, परिवार, खेलकूद, आवास, हम कैसे घर में रह रहे हैं, हमारे घर में बिजली है कि नहीं है, ये भी हमें प्रभावित करता है। इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे पर्यावरण दृष्टि से, इसे हमें समझना है। एक सामाजिक विज्ञान का पार्ट। एक पैडागोजी की बात करें, वही आ गया कि एक सामान्य से विद्यार्थी को सीखने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उसके घर का, उसके परिवार का। पर्यावरण कैसा होना चाहिए, विद्यालय में रह रहा है कैसा पर्यावरण है, घर में जहाँ रह रहा है उसका पर्यावरण कैसा है, किस पर्यावरण में विद्यार्थी अच्छे से सीखते हैं, क्या होना चाहिए और क्या है तो गलत है और क्या है तो सही है। दूसरी बात, मैं सबके बीच में ये जरूर ध्यान रहे कि हमें सिखाना कैसे है, प्राइमरी स्तर के बच्चों को, जो बच्चा प्राथमिक स्तर का है, मतलब 1 से लेकर 5 तक। इसमें से अगर खेलना भी सिखा रहे हैं तो कैसा खेलना सिखा रहे हैं, जैसा खेलना तो सिखाएंगे उसका भविष्य उसी आधार पर तैयार होगा, और विद्यार्थी आगे चल के वैसे ही जीवन जिएगा। तो ये है पर्यावरण का पार्ट। इसे हमें गहराई समझना होगा कि आखिर सिलेबस में क्यों डाला गया है। सिलेबस में डाला गया दोस्तों कि उसका जीवन कैसे बनाएंगे। दोस्तों हम कहते हैं, मेरा मानना है, ये मेरा विचार है कि जीवन में आप कितना भी तरक्की क्यों ना करें, कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ें, कितनी बड़ी स्कूल में न जाएं, लेकिन जो आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है वो आपका फाउंडेशन बनता है, वही आपके जीवन का डायरेक्शन तय करता है, आपको किस दिशा में जाना है। और उसका मेन विषय क्या है, एनवायरमेंटल। इसीलिए एग्जाम ने इसे इतना महत्वता के साथ इस एग्जाम आपके सिलेबस में डाला है। इसी में समझना है बहुत बारीक से। यह है पर्यावरण। दोस्तों हम आज अपने पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा किए, समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि आपको बता पाने में कुछ सक्षम है, हम कुछ बता पाए हैं, आपके लायक कुछ है, तो हमें ज़रूर बताएंगे। उसी आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि आगे इस वीडियो को, इस चैप्टर को या इस एग्ज़ाम को आगे लेके चलना है या यहीं छोड़ देना है। जो आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपना आगे का निर्णय लेंगे। दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर मुझे बताएंगे।
थैंक यू।